हम Good evening to all of you and welcome back to the session of current affair. In this session I am going to discuss some important article of the Hindu newspaper that are very much relevant for our UPSC CSC examination and other PCS examination. So I myself Prabhat Kumar, your faculty of geography and current affair, is going to discuss these article one by one. So without wasting our time, coming to the session, there are 5 articles in today's news. First is related to Manas National Park, that is related to environment, paper 3. Second is one horned rhino. Third is NGT directive on heavy metal contamination in Uttar Pradesh. And fourth is climate risk index. और ये चारों जो हैं इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, जो कि हमारे पेपर 3 का पार्ट है. एंड लास्ट वन इज ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव एंड जीआई टैक्स फ्री रिडक्शन. ये जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है. सो हम लोग चलते हैं वन बाय वन, डिस्कस करते हैं इन सब आर्टिकल को इन डिटेल. सो मानस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा जानते हैं कि है ना, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं पहले भी. सो मानस नेशनल पार्क कहाँ है, हम लोग को पता है कि असम में है. और ये मानस रिवर के किनारे है. सो सिचुएटेड इन द फुटहिल ऑफ हिमालयाज इन असम एंड लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड भूटान, एडजॉइनिंग भूटान्स रॉयल मानस नेशनल पार्क एंड कवर्स द वास्ट एक्सपेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 950 स्क्वायर किलोमीटर. सो इट इज फेड बाय मानस रिवर, है ना. और इसी के कारण, मानस रिवर के कारण ही इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है मानस नेशनल पार्क. सो मानस रिवर सर्वेज द मेन रिवर विद इन द पार्क एंड ऑल्सो फॉर्म्स ए नेचुरल इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड भूटान. तो इंडिया एंड भूटान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है मानस रिवर, ये हम लोग को मालूम है. एंड मानस रिवर जो है एक मेजर ट्राइब्यूटरी है किसका, ब्रह्मपुत्र रिवर का. So upon reaching the plains, the Manas river splits into 2 distributaries. First is Beki and second is Bhol Kaduva, है ना, Bhol Kaduva rivers. So तो इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है मानस रीजन नेशनल पार्क का. तो मानस नेशनल पार्क होल्ड्स सेवरल प्रेस्टिजियस कंजर्वेशन टाइटल. सबसे पहले तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ना, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है. सेकेंड इज टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आता है. एलिफेंट रिजर्व, प्रोजेक्ट एलिफेंट, बायोस्फीयर रिजर्व एंड इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया. सो ये सब टाइटल से इनको नवाजा गया है. एंड ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप में फॉर्म्स पार्ट ऑफ लार्ज टाइगर कंजर्वेशन नेटवर्क, जो कि इंक्लूड करता है बक्सा, नामेरी, पक्के एंड नामदाफा टाइगर रिजर्व. सब इंडिया में हम लोग को मालूम है ना. बुक्सा इन बंगाल, नामेरी इन असम, है ना, पक्के टाइगर रिजर्व इन शायद अरुणाचल एंड नामदाफा टाइगर रिजर्व, ये सब जो है क्या है इंडिया में. प्रोटेक्टेड एरिया जो भूटान है, म्यांमार. सो ह्यूमन एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, मानस नेशनल पार्क का कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स है. तो पार्क इज होम टू सेवरल इंडिजीनियस ग्रुप्स, नोटेबली बोडो कम्युनिटी. बोडो कम्युनिटी क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी है, और जिसके कारण हम इस एरिया को बोडोलैंड के नाम से भी जानते हैं. दिस कम्युनिटीज मेंटेन ए डीप कल्चरल एंड इकोलॉजिकल कनेक्शन विद द लैंड एंड इट्स वाइल्ड लाइफ. क्या क्या फ्लोरा मिलता है, वेजिटेशन टाइप क्या क्या मिलता है, तो हम लोग को मालूम है क्योंकि बिकॉज वो हाइट पे है. सो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिक्स्ड डिसिडियस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम वहाँ पाया जाता है. फौना क्या है, तो ढेर सारा इंडेंजर्ड एंड इंडेमिक स्पीसीज का हब है मानस नेशनल पार्क. उसमें कुछ स्पीड हेयर, पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, इंडियन राइनो, एशियाटिक वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड बुफेलो, एशियन एलिफेंट एंड रॉयल बंगाल टाइगर, ये सब वहाँ मिलते हैं. सो रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, जो कि हम लोग देखे हैं, है ना, पहले भी. इसी का पार्ट है. इसी में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिस्कशन किया गया है, जिसका नाम है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये भी असम में है. तो लोकेटेड इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड renowned for having the highest density of one horned rhino in the world. सबसे ज्यादा डेंसिटी ऐसे वन हॉर्न राइनो
के लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि हम लोग जानते हैं वो भी असम में है, लेकिन पवितरा में हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न राइनो का। इट ऑल्सो हैज द सेकेंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ राइनो इन असम आफ्टर फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ऑफर रेफर टू एज मिनी काजीरंगा बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर लैंडस्केप, वेजिटेशन, ये सब क्या है, सिमिलर है, एंड इकोसिस्टम टू दैट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। फ्लोरा एंड हैबिटेट, तो अराउंड 72% ऑफ सेंचुरी कंप्राइजेज वेस्ट सवन्ना ग्रासलैंड प्राइमरली डोमिनेटेड बाय स्पीसीज लाइक अरुंदोडोनेक्स एंड शकारन स्पीसीज, ठीक है। सो द रिमेनिंग एरिया ऑफ द सेंचुरी इज ऑक्युपाइड बाय न्यूमरस वाटर बॉडीज सच एज स्ट्रीम्स, बील्स एंड वेटलैंड्स। फ्लोरा तो देख लिए, फौना क्या क्या मिलता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्लैग वहां का फ्लैगशिप स्पीसीज है वन हॉर्न राइनो, और उसके अलावा भी बहुत सारा स्पीसीज मिलता है लाइक लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, फेरल बुफेलो, वाइल्ड पिग एंड चाइनीज पेंगोलिन। और क्या है, तो पवितरा एरिया सर्वेजन इंपोर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट वाटरफॉल। सो इसका मतलब क्या है, एक्वाफौना भी एविफौना भी वहां अवेलेबल है। हाउएवर द सेंचुरी फेसेस अ मेजर इकोलॉजिकल थ्रेट फ्रॉम वाटर हाइसिंथ, हम लोग पढ़े हैं वाटर हाइसिंथ के बारे में बहुत पहले, है ना। वो क्या है, इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट है, जिसके कारण क्या होता है, वो डोमिनेट करता है, इन्वेजिव स्पीसीज है तो वाटर इकोसिस्टम को डोमिनेट करता है। द प्लांट फॉर्म्स थिक मैट्स ऑन वाटर सर्फेसेस obstructing light and oxygen exchange, thereby affecting aquatic biodiversity and waterfall movement. Next is तो कुछ देख लेते हैं और, है ना, दो एक नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की है जो कि असम में था। फर्स्ट मानस नेशनल पार्क, सेकेंड इज पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ और देखते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उसके बारे में सोचते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट इज डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। और ये सब पांचों नेशनल पार्क कहाँ हैं, असम में। तो कुछ का लोकेशन देखते हैं यहाँ पे, इस इन्फोग्राफिक से हम लोग को कुछ लोकेशन पता चलेगा। तो यहाँ से आते हैं, सबसे पहले ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये मानस नेशनल पार्क का एरिया है, और वहीं पे उसी मानस नेशनल पार्क में मानस टाइगर रिजर्व है ना। फिर दीपोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे कुछ, है ना, दीपोरबिल रिजर्व भी है। ओरांग नेशनल पार्क है, फिर आपका नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, देहांग पटकाई नेशनल पार्क एंड डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये सब असम का पार्ट है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका लोकेशन यहाँ पे है ना। सो इससे हम देख सकते हैं, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग इन्फोग्राफिक्स में डाल चुके हैं जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थ ईस्ट में है, उसका हम लोग इसमें डाल दिए। सो बेस्ड ऑन दिस देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू, है ना। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 1 minute. So I am waiting for your answer. So now I am going to solve this question. आते हैं स्टेटमेंट 3 पे। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, बोथ मानस नेशनल पार्क एंड पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर डिजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऐसा नहीं है, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनेस्को के अंदर नहीं आता है, सिर्फ मानस नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर नेचुरल हेरिटेज। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, इट मीन्स सी एंड डी इज इनकरेक्ट। सो 1 and 1 2, तो सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। तो पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफन कॉल्ड मिनी काजीरंगा है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस इन द वर्ल्ड, ये सही है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट, इट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। सो वन हॉर्न राइनो के बारे में हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी न्यूज में है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू वन हॉर्न राइनो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन राइनो। So there are 5 species of rhino globally.
पूरा वर्ल्ड में 5 तरह का राइनो मिलता है ना। सबसे पहला है व्हाइट राइनो जो कि अफ्रीका में मिलता है। नेक्स्ट इज ब्लैक राइनो, ये भी अफ्रीका में मिलता है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ये इसको इंडियन राइनो बोलते हैं, जो सिर्फ इंडिया और नेपाल में मिलता है, मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। नेक्स्ट है जावन राइनो, फाउंड इन इंडोनेशिया, एंड सुमात्रन राइनो ऑल्सो फाउंड इन इंडोनेशिया। सो जावन एंड सुमात्रन राइनो के बारे में हम लोग जानते हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुका है। सो हम लोग आते हैं अपने वन हॉर्न राइनो दैट इज इंडियन राइनो के बारे में। तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज द ओनली राइनो स्पीसीज फाउंड इन इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज द इंडियन राइनो। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पीसीज। जितने भी वर्ल्ड में ग्लोबली राइनो के स्पीसीज मिलते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि 5 टाइप्स ऑफ राइनो स्पीसीज मिलते हैं इन द वर्ल्ड, उसमें से जो इंडियन राइनो है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। इट इज इजिली आइडेंटिफाइड बाय अ सिंगल ब्लैक हॉर्न एंड अ ग्रे ब्राउन हाइड विद डिस्टिंक्टिव स्किन फोल्ड्स। ठीक है, फीड मेनली ऑन ग्रासेस बट ऑल्सो कंज्यूम लीव्स, ब्रांचेज, फ्रूट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। कहाँ कहाँ मिलता है? तो हम लोग अभी देख चुके हैं इंडिया एंड नेपाल में मिलता है, खास करके इंडो नेपाल तराई बेल्ट में, नॉर्थर्न वेस्ट बंगाल में और असम में। इन इंडिया हम लोग देख चुके हैं असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट है जहां मेजोरिटी ऑफ राइनो पाया जाता है। असम होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन विद अप्रोक्सीमेटली 2640 राइनो अक्रॉस 4 प्रोटेक्टेड एरिया। कहाँ कहाँ? तो अभी हम लोग देखे थे पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है, मीन ज्यादा डेंसिटी है। फिर राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड मानस नेशनल पार्क, ये चारों जगह पे असम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसका? वन हॉर्न राइनो का। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? तो IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में शामिल किया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में। थ्रेट क्या है? मेजर थ्रेट, तो सबसे ज्यादा थ्रेट है पोचिंग से, इनका पोचिंग होता है। फॉर हॉर्न्स व्हिच आर रॉन्गली बिलीव टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इनको पोच किया जाता है उनके हॉर्न के लिए। हैबिटेट लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्रीज हो रहा है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हम लोग अभी देखें कि पवितरा नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है? कंपटीशन एंड इंक्रीज डिजीज रिस्क एंड डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी पोज ए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चैलेंजेस। तो कुछ उसको कंजर्व करने के लिए कुछ एफर्ट लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो वो देखते हैं। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 में ये इनिशिएटिव लिया गया था। उसमें साइन किए थे 5 कंट्री, जो राइनो रेंज कंट्री जिसको जाना जाता है। तो 5 राइनो रेंज कंट्री, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ये लोग इसमें शामिल थे। उनका एम था तो कोलैबोरेटिव कंजर्वेशन एफर्ट फॉर ऑल 3 एशियन राइनो स्पीसीज, जो भी 3 स्पीसीज एशिया में मिलते हैं, है ना, इंडियन राइनो, जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो, इन तीनों को प्रोटेक्ट करने का इसका मेन पर्पस था। फिर नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या है? नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, जो कि ये भी 2019 में लॉन्च किया गया था। फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इन इंडिया, और एम्फसाइज किया गया था हैबिटेट मैनेजमेंट पे, जो कि अभी हम लोग देखें हैबिटेट लॉस के कारण भी इनका पॉपुलेशन डिग्रेड हो रहा है। तो हैबिटेट मैनेजमेंट, ट्रांसलोकेशन एंड एंटी पोचिंग मेजर्स। नेक्स्ट DNA प्रोफाइलिंग प्रोजेक्ट आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज लेकर आया था। इसमें क्या कर रहा था? ट्रैकिंग इंडिविजुअल राइनोज, है ना, इसका जेनेटिक प्रोफाइलिंग हो रहा था बाय ट्रैकिंग इंडिविजुअल राइनोज, प्रिवेंटिंग पोचिंग एंड मैनेजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज इंडियन राइनो विजन 2020 आया था, है ना। तो 2020 तक राइनो का पॉपुलेशन को ग्रो करना था और लॉन्च किया गया था इन 2005 in order to achieve a wild population of at least 3000 rhino in 7 protected area of Assam। और इसका फोकस क्या था? ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनो फ्रॉम क्राउडेड एरिया लाइक काजीरंगा टू अदर पार्ट टू स्प्रेड द पॉपुलेशन एंड रिड्यूस रिस्क। सो हम लोग राइनो को डिस्कस कर लिए, इंडियन राइनो को डिस्कस कर लिए। बेस्ड ऑन दिस देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आते हैं स्टेटमेंट 3 पे। तो स्टेटमेंट 3 इज द इंडियन राइनो विजन 2020 एम टू इंक्रीज द राइनो पॉपुलेशन इन इंडिया थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग। ऐसा नहीं है, कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू नहीं था, बल्कि उनको क्या था, इन सितु कंजर्वेशन के थ्रू उनका हैबिटेट, उनका पॉपुलेशन बढ़ाना था। सो ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 4 पे आते हैं। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो इन्वॉल्व्स ओनली इंडिया, नेपाल एंड भूटान। ऐसा नहीं है, जो भी एशियन कंट्री थे, है ना, सारे जहाँ पे मीन्स राइनो रेंज कंट्री जिसको बोला गया था, वो सारे थे। मीन्स इसमें मलेशिया एंड इंडोनेशिया मिसिंग है। सो मलेशिया इंडोनेशिया दोनों होगा। इट मीन्स 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट। इट मीन्स ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। Next article is related to chromium contamination. NGT asked UP government to map affected people. हाँ, तो ये न्यूज में है। क्रोमियम कंटेमिनेशन एंड मर्करी कंटेमिनेशन के बारे में, दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत। तो एनजीटी का डायरेक्टिव है ऑन हैवी मेटल कंटेमिनेशन इन यूपी। हुआ क्या है, दैट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल दैट इज एनजीटी हैव टेकन अप ए केस कंसर्निंग हैवी मेटल कंटेमिनेशन। पर्टिकुलरली कौन कौन सा, तो क्रोमियम एंड मर्करी का कंटेमिनेशन है इन पार्ट्स ऑफ कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर एंड नियर बाय एरिया। द कंटामिनेशन हैज बीन लिंक टू इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। हम लोग जानते हैं कानपुर में लेदर फैक्ट्री है, उसके डिस्चार्ज के कारण फैक्ट्री डंपिंग क्रोमियम वेस्ट स्पेशली इन रानिया एंड राखी मंडी। तो हम लोग क्रोमियम के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और क्रोमियम कंटामिनेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर मरकरी के बारे में जानेंगे, और फिर मरकरी कंटामिनेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्रोमियम इज ए हैवी मेटल दैट इज एसेंशियल इन ट्रेस अमाउंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। कम मात्रा में ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है क्रोमियम, लेकिन ज्यादा मात्रा यदि हो जाता है देन इट विल कॉज डिजीज। सो हाउएवर एट हायर कंसंट्रेशन इट बिकम्स टॉक्सिक एंड हजार्डस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अमंग द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, हेक्सावैलेंट क्रोमियम जो है इज मोस्ट डेंजरस एंड टॉक्सिक। ये ज्यादा डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल है एंड मोबाइल है एंड इजिली अब्जॉर्ब्ड बाय लिविंग सेल्स लीडिंग टू सेवियर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो सोर्स क्या है कंटामिनेशन का, तो एक सोर्स तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के कारण कंटामिनेशन होता है ना। लेदर टैनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डाई एंड पिगमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्टेनलेस स्टील एंड एलॉय प्रोडक्शन, ये सब में क्रोमियम का यूज होता है, और उसके डिस्चार्ज के कारण वाटर कंटामिनेट होता है। हेल्थ हैजार्ड क्या है, तो क्रोमियम क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक होने के कारण क्या होता है, कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है। तो एक्सपोजर टू क्रोमियम कंपाउंड इज लिंक टू लंग कैंसर एंड अदर malignancies. Other effect include skin ulcer, respiratory disorder, kidney and liver damage and genetic mutation. So after that I am going to discuss, wait for a minute guys, after that तो remediation and management measure क्या क्या है। तो क्रोमियम कंटामिनेशन को कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, तो बायोचार एप्लीकेशन। बायोचार क्या है, सो हम लोग जानते हैं कार्बन रिच प्रोडक्ट है, और उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्रोमियम कंटामिनेशन को कम करने के लिए। सो बायोचार है कार्बन रिच प्रोडक्ट फ्रॉम बायोमास पायरोलाइसिस, हम लोग कैन बी यूज्ड टू एब्जॉर्ब एंड इमोबिलाइज क्रोमियम इन कंटामिनेटेड सॉइल एंड वाटर। इट रिड्यूसेस द बायोअवेलेबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ क्रोमियम। और क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ बायोचार एफिशिएंसी को और इंप्रूव कर सकते हैं बाय केमिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, तो यूज ऑफ नैनो मटेरियल्स, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स मेथड फॉर इमोबिलाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ हैवी मेटल। गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो स्टेट गवर्नमेंट शुड इंश्योर द प्रोविजन ऑफ सेफ एंड पोर्टेबल वाटर to all its citizens affected by the chromium contamination. Next is mercury. मरकरी के बारे में देखते हैं। मरकरी कंटामिनेशन भी हो रहा है, हम लोग दोनों देखे थे, क्रोमियम कंटामिनेशन और मरकरी कंटामिनेशन। तो मरकरी इज ऑल्सो ए हैवी मेटल एंड नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन एयर, वाटर एंड सॉइल। इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है, मेटेलिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, सच एज मिथाइल मरकरी।
तो सारे फॉर्म में मिल रहा है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में और मेटेलिक फॉर्म में। इसका टॉक्सिसिटी क्या है? इट इज ऑल्सो ए वेरी डेंजरस एलिमेंट, सो इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी एक्सपोजर कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट पोजेज ए मेजर थ्रेट टू फाइटल डेवलपमेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ। तो मर्करी कैन एडवर्सली इफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन को? तो नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, किडनी, स्किन, आईज, सबको ये अफेक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो WHO बोला है कि लिस्ट मर्करी अमंग द टॉप 10 केमिकल ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। मर्करी क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO मर्करी जो टॉप 10 केमिकल है जो मेजर पब्लिक कंसर्न के अंदर डाला गया है। तो फॉर्म्स एंड ह्यूमन एक्सपोजर क्या क्या है? तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एक्सपोजर फॉर ह्यूमन इज थ्रू मिथाइल मर्करी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिथाइल मर्करी का से को यूज करते हैं बहुत लोग, है ना, उसके कारण क्या होता है? ह्यूमन का एक्सपोजर मर्करी के अगेंस्ट बढ़ जाता है। सो मिथाइल मर्करी एक्यूमुलेट्स इन फिश एंड सेलफिश, जो भी फिश वाटर में फिश होते हैं उसमें उसका धीरे धीरे एक्यूमुलेशन बढ़ता है, जिसको हम लोग बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। फिर धीरे धीरे वो बायो मैग्निफिकेशन की ओर इंप्रूव होता है, मेकिंग सी फूड कंजम्पशन ए की एक्सपोजर पाथवे। इथाइल मर्करी बाय कॉन्ट्रास्ट यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन सम वैक्सीन्स एंड इज नॉट कंसिडर्ड हार्मफुल। इथाइल मर्करी जो है हार्मफुल नहीं है, ठीक है। मिथाइल मर्करी जो है इट इज हार्मफुल। सो एक डिजीज है बहुत फेमस डिजीज जिसको बोलते हैं मिनीमाटा डिजीज एंड इट इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ मर्करी इन जापान। सो मिनीमाटा डिजीज वाज फर्स्ट identified in Minamata Bay, that is Japan in 1950 and it is resulted from industrial discharge of methyl mercury, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। मिथाइल मर्करी का डिस्चार्ज हो रहा था, उसके कारण वहाँ के वाटर कंटामिनेट हुए, उसके कारण फिश कंटामिनेट हुए और फिश कंजम्पशन के बाद वहाँ के लोग कंटामिनेट हुए, जिसके कारण ये डिजीज फैला और उस डिजीज को बोला जाता है मिनीमाटा डिजीज। सो कॉल्ड बाय मिथाइल मर्करी पॉइजनिंग ड्यू टू बायो एक्यूमुलेशन ऑफ मर्करी इन एक्वेटिक फूड चेन। सोर्स क्या है मर्करी का? तो सारा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, वोल्केनिक इरप्शन, एमिशन फ्रॉम द ओशियन एंड दीज कंट्रीब्यूट नेचुरली टू ग्लोबल मर्करी सर्कुलेशन। एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी है ना उसका। तो कौन कौन सा है? तो ये रिलीज होता है, मर्करी रिलीज होता है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंबस्टन प्रोसेस और फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल। मेजर ग्लोबल सोर्स का है एंथ्रोपोजेनिक एमिशन का। तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मर्करी एमिशन ग्लोबली कौन सा है? तो आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग। जहां भी गोल्ड माइनिंग होता है वहां पे मर्करी का यूज ज्यादा होता है और उस माइनिंग से भी मर्करी निकलता है ना। सो 37 और लगभग 38% ऑफ मर्करी का जो एक्सपोजर है वो गोल्ड माइनिंग से होता है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व यूज ऑफ मर्करी टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम ओर। मर्करी का एक तो और से मर्करी निकलता भी है, दूसरा मर्करी का यूज करते हैं गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अराउंड 10 to 20 मिलियन पीपल वर्क इन दिस सेक्टर में, मेनी ऑफ होम आर एक्सपोज्ड डेली। नेक्स्ट इज और दूसरा सोर्स है कंबस्टन ऑफ कोल। हम लोग को पता है कि जो भी माइनिंग एक्टिविटी और माइनिंग प्रोडक्ट है उसमें मर्करी का मात्रा रहता है। तो 21% ऑफ टोटल मर्करी का ग्लोबल इमिशन जो है किससे होता है? कंबस्टन ऑफ कोल से। एंड नॉन फेरस मेटल प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, ये सबसे मर्करी का एमिशन होता है। तो क्योंकि मिनीमाटा डिजीज हम लोग देखें बिकॉज ऑफ मर्करी हुआ था, इसके कारण मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ ऑन मर्करी। तो मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी इज ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मर्करी, ठीक है। सो क्योंकि जापान के मिनीमाटा शहर में हुआ था इसलिए इसका नाम दिया गया मिनीमाटा कन्वेंशन। The convention was agreed upon in 2013 during the 5th session of Intergovernmental Negotiating Committee held in Geneva, Switzerland, और वो come into force in 2017, है ना। To control and reduce anthropogenic emission and releases of mercury throughout its entire life cycle, इन सबको कंट्रोल करना था, मर्करी एमिशन को कंट्रोल करना था, स्पेशली थ्रू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। और क्या है लीगल स्टेटस है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो जो लोग इस कन्वेंशन के पार्ट बने हैं, जो कंट्री इस कन्वेंशन का पार्ट बना है, कंट्री दैट रेटिफाई द कन्वेंशन आर लीगली बाउंड अंडर इंटरनेशनल लॉ टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोविजन, है ना। एंड पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू डेवलप नेशनल एक्शन प्लान, रिपोर्ट प्रोग्रेस एंड कोऑपरेट थ्रू इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया ऑल्सो रेटिफाइड
Minamata Convention, thereby committing to implement it control measure to minimize mercury pollution. So based on this, there is a question for you guys. Which of the following statement correctly distinguish between chromium and mercury contamination? तो आप सॉल्व कीजिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. चलो हम लोग सॉल्व करते हैं. पहले आते हैं ऑप्शन ए पे. तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? क्रोमियम प्राइमरली इंटर्स द फूड चेन थ्रू फिश कंजम्पशन, व्हेयरएज मर्करी कंटामिनेशन मेनली अराइजेज फ्रॉम द लेदर टैनिंग इंडस्ट्री. ये रॉन्ग है बिकॉज ये दोनों का स्टेटमेंट उल्टा कर दिया गया है ना. ये क्या बोल रहे हैं? मर्करी कंटामिनेशन टैनिंग इंडस्ट्री से, लेदर टैनिंग इंडस्ट्री से नहीं होकर लेदर टैनिंग इंडस्ट्री से होता है क्रोमियम का कंटामिनेशन, और फिश कंजम्पशन से होता है मरकरी का कंजम्पशन. इसका मतलब ये रिवर्स कर दिया गया स्टेटमेंट को. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? क्रोमियम एग्जिस्ट मेनली एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर व्हाइल मरकरी एग्जिस्ट ओनली इन मेटेलिक फॉर्म. ऐसा नहीं है, हम लोग अभी देखे मरकरी तीनों फॉर्म में मिलता है, मेटेलिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म एंड नॉन ऑर्गेनिक फॉर्म. सो बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. डी पे आते हैं. डी बोल रहा है बोथ क्रोमियम एंड मरकरी आर नॉन टॉक्सिक. ऐसा नहीं है, दोनों टॉक्सिक है. दैट इज है ना, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर इफेक्ट आफ्टर कंटामिनेशन. सो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया नाइन्थ वर्स्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर स्टडी. तो हुआ क्या है? तो रिपोर्ट आया है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ना, रिपोर्ट जारी किया गया है जर्मन वाच की तरफ से. उसमें इंडिया का रैंक 9 है. तो हम लोग ये पहले देखें कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट आया कब, उसमें किस किस कंट्री को है ना ज़्यादा वल्नरेबल बताया गया है, और इसको रिलीज कौन करता है, ये सब हम लोग देखेंगे. सो द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 वाज रिलीज बाय जर्मन वाच ड्यूरिंग COP30. और COP30 कहाँ हो रहा है हम लोग देखे हैं, हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं अपने न्यूज एनालिसिस में. ये हो रहा है बेलम इन ब्राजील. एंड तो उसी COP30 में ये इंडेक्स को रिलीज किया गया है बाय जर्मन वॉच. द इंडेक्स इवैल्यूएट्स द इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट ऑन कंट्रीज वर्ल्ड वाइड ओवर 30 ईयर. इस इंडेक्स में क्या बताया गया है कि लास्ट के 30 ईयर में, दैट इज 1995 टू 2024, इस 30 ईयर में कितना इम्पैक्ट पड़ा है कंट्री पे, है ना, कितना इम्पैक्ट पड़ा है ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट. ठीक है. तो ग्लोबल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम लोग थोड़ा देखते हैं. तो कुछ दिया है कि अबाउट 8,32,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, एंड अबाउट 5.7 बिलियन पीपल वेर इम्पैक्टेड ग्लोबली, एंड अबाउट $4.5 ट्रिलियन है ना, ये वर्ल्ड सफर किया है ड्यू टू इन्फ्लेशन एडजस्टेड इकोनॉमिक डैमेज. एंड मोर देन 9,700 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वेर डॉक्यूमेंटेड देयर ड्यूरिंग दिस पीरियड. मीन्स लास्ट के 30 साल में इतना एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुए हैं. तो जो रिलीज किया है जर्मन वॉच, ये क्या है? तो जर्मन वॉच का हेडक्वार्टर है बोन इन जर्मनी, और इट इज एन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल एडवोकेसी ग्रुप है. ये प्रमोट करता है ग्लोबल इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट जस्टिस ओरिएंटेड पॉलिसी को, एंड वर्क टू होल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन अकाउंटेबल फॉर देयर शेयर ऑफ क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडिया का पोजीशन क्या है? तो इंडिया रैंक आया है 19th प्लस 9th among the most affected country in the climate risk index 2026. मीन्स इंडिया जो है 9th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है. और मेजर क्लाइमेट थ्रेट इंडिया को क्या है? तो फ्लड है, साइक्लोन है, ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स है. ठीक है. These events have been caused repeated economic loss and delayed recovery in many regions. ग्लोबल पैटर्न भी देख रहे हैं, रिपीटेड इंपैक्ट हो रहा है, और ये डेटा है लास्ट 30 इयर्स का. तो कंट्रीज सच एज हाइती, फिलीपींस एंड इंडिया appear consistently among the top 10 most affected nations. These countries experience frequent climate disaster including flood, storms,
heat waves, etc. and etc. And continuous exposure to disaster means that regions are still rebuilding from one event when the next disaster strikes, leading to chronic vulnerability. इसका मतलब क्या हुआ कि एक vulnerability भी पार भी नहीं हुआ, उससे अभी हम लोग क्या हुआ है, क्रॉस भी नहीं किए हैं, उससे हम लोग रीबिल्ड भी नहीं कर पाए, तब तक दूसरा डिजास्टर आ चुका है. सो इसको बोलते हैं क्रोनिक वल्नरेबिलिटी. सो बेस्ड ऑन दिस देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू, है ना, रिलेटेड टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दैट वाज रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच. ट्राई टू सॉल्व. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आते हैं सीधा स्टेटमेंट 3 पे. स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? द इंडेक्स वाज रिलीज ड्यूरिंग COP30 क्लाइमेट समिट हेल्ड इन बोन. ऐसा नहीं है, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है बेलम इन ब्राजील. ठीक है, तो इट मीन्स स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. इट मीन्स डी, सी एंड बी इज इनकरेक्ट. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. चलो, नेक्स्ट आर्टिकल इज related to GI tag fee cut to 1000. Minister promises backing for tribal goods. ये हो क्या रहा है? एक्चुअली ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव चल रहा है इन न्यू दिल्ली. वहाँ पे ट्राइबल्स आर्टिकल्स को, है ना, ट्राइबल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उनके आर्टिक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए जीआई टैग को है ना, उसमें नॉमिनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए उसका प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया है अप टू 1000. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव के बारे में, जीआई टैग के बारे में, और इससे रिलेटेड कौन कौन किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है वो भी हम लोग देखते हैं. सो ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव एंड जीआई टैग फी रिडक्शन तो अनाउंस किया है, अनाउंस्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन? पीयूष गोयल. अनाउंस है मेजर रिफॉर्म रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्रेशन. और पहले उस रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 फी लगता था, अब उसको घटा के 1000 कर दिया गया. तो एप्लीकेशन फी फॉर जीआई टैग हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5000 to 1000, मेकिंग इट मोर अफोर्डेबल फॉर आर्टिजन्स एंड प्रोड्यूसर्स. द अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द इनॉग्रल ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव. कहाँ हो रहा है? दिल्ली में. तो द मिनिस्टर्स एश्योर्ड फुल सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT. ये क्या कर रही? DPIIT है जो जीआई टैग को प्रमोट करती है. तो कुछ कुछ प्रोमिसेस इंक्लूड किया गया. क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट लिंकेज, जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट होंगे उनको एक्सपोर्ट से लिंक किया जाएगा, तो सो दैट उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सके. टू कनेक्ट ट्राइबल प्रोडक्ट्स विद इंटरनेशनल मार्केट एंड डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू बूस्ट ऑनलाइन सेल ऑफ ट्राइबल गुड्स. नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल वेयर हाउसेस फॉर इजी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये कॉन्क्लेव कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्वॉल्व है एंड DPIIT इन्वॉल्व है. और हो कहाँ रहा है? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इन दिल्ली. सो की फीचर्स इंक्लूड फाइनेंसिंग इनोवेशन फॉर ट्राइबल एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये कॉन्क्लेव हो क्यों रहा है? तो इट इज दिस कॉन्क्लेव इज वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष सेलिब्रेशन. जनजातीय गौरव वर्ष सेलिब्रेशन क्यों होता है? किनके नाम पे होता है? तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे होता है. इट मार्क्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा. तो इस बार कुछ कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, सर्टिफिकेट मिला है. तो कौन कौन सा है उसको हम लोग जानते हैं. तो सबसे पहले, और ये सारे जीआई टैग सर्टिफिकेट जो है वो सेवरल ट्राइबल एंड रीजनल प्रोडक्ट्स को दिया गया है. तो सबसे पहला है कन्नाडिपाया. कन्नाडिपाया एक बम्बू मैट है जो कि केरला में मिलता है. आपातानी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश का है, टेक्सटाइल है. और मार्थंडम हनी, एक टाइप ऑफ हनी तमिलनाडु में मिलता है ना, वो ट्राइबल हनी है, ट्राइबल लोग बेचते हैं. लेप्चा थुंगबुक, लेप्चा थुंगबुक सिक्किम में एक तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, सिक्किम का. बोडो अरोनई, बोडो अरोनई एक तरह से मफलर है, जो हम लोग मफलर पहनते हैं वो मफलर है, उसको बोलते हैं बोडो अरोनई. अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात का है. एंड बेडू एंड बेदरी काउ घी उत्तराखंड का, ये ब्रांडेड घी है,
हम लोग जानते हैं। सो इन सबको जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिला है। सो लॉन्च ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ग्रैंड चैलेंज, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अनाउंस किया है, चैलेंज अनाउंस किया है, और न्यू इनिशिएटिव टाइटल ट्राइबल अफेयर्स ग्रैंड चैलेंज टू इनवाइट इनोवेटिव इंटरप्राइजेज टू डिजाइन सॉल्यूशन फॉर इंप्रूविंग द लाइवलीहुड एंड वेलफेयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। तो इतना देर देखे हैं तो थोड़ा देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के बारे में क्या है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज साइन, क्या है? इट इज ए साइन, नेम और सिंबल यूज ऑन प्रोडक्ट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन और लोकेशन। ये सिग्निफाई क्या करता है? दैट प्रोडक्ट पोसेस सर्टेन क्वालिटीज, रेपुटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट आर एसेंशियली लिंक्ड टू इट्स प्लेसेस ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ स्पेशल रेपुटेशन है जो सिर्फ वहाँ के लोकेशन के हिसाब से फेमस है। द जीआई टैग रिकॉग्नाइजेज एंड प्रोटेक्ट द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ रीजन स्पेसिफिक गुड्स सच एज एग्रीकल्चरल, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये सारे प्रोडक्ट्स को, मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल सकते हैं। द टैग हेल्प टू प्रिवेंट मिसयूज, imitation and unauthorized commercial use of product name by others. It provides economic benefit to local producers and promotes rural and traditional industry. तो इसको वैलिडेट कौन करता है? रजिस्टर कौन करता है? तो इट इज रजिस्टर्ड जीआई एज ए वैलिडिटी पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जब हम रजिस्टर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एज ए जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, तो उनको 10 साल के लिए मिलता है और 10 साल के बाद उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। मीन्स हर 10 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। सो रजिस्ट्रेशन कैन बी रिन्यूड इंडिफिनिटली फॉर सक्सेसिव पीरियड ऑफ 10 years. द प्रोसेस ऑफ जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, कौन एडमिनिस्टर करता है? तो डीपीआईआईटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? तो जो जीआई जो है दो एक्ट के अंदर काम करता है। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये दोनों मैंडेट करता है जीआई टैग को। सो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आते हैं स्टेटमेंट 3 पे सीधा। तो स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जीआई टैग्स इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऐसा नहीं है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एडमिनिस्टर नहीं करती है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ, अभी हम लोग देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, इट मीन्स only one and only all 4 is incorrect. चलो 4 पे आते हैं। द ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन 1999 प्रोवाइड द स्टेट्यूटरी बेसिस फॉर जीआई प्रोडक्शन इन इंडिया। ये सही है। स्टेटमेंट 2 इज द ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव वेयर दिस अनाउंसमेंट वाज मेड वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष सेलिब्रेशन। ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 द एप्लीकेशन फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5,000 to 1,000 to make it more affordable for artisan and producer. ये भी सही है। It means only 3 is the correct answer. So that's all for today, guys. Thanks for watching. Good night to all of you. We will meet tomorrow at the same time with some important article of the Hindu newspaper. And for that, all the best to all of you.